हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इसकी पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोग को एटमॉस्फेयर को कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन internal and important aspect of a planet. It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effect of sun rays. अब इधर क्या है दोस्तों फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है कि जो एक गैस की लेयर है हमारी अर्थ में जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। जहाँ पे एक लेयर है हमारे अर्थ में जिसे गैस की लेयर है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये एक ब्लैंकेट की तरह है, मतलब कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर ये एक ब्लैंकेट की तरह लगी हुई है, जिससे क्या जो सन से अनवांटेड रेस आती है, जो सन से रेजेस आती है, हार्मफुल रेजेस, उनसे हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 properties. These layers starting from the Earth's surface: mesosphere, the thermosphere, exosphere. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and Earth's surface are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which makes up about 99% of clean dry air. Nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases like carbon dioxide, argon, and other of life. While nitrogen help in the growth of living amount, is important as the absorb heat radiate by the earth, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. The density of the atmosphere varies with height. तो अब इधर समझते कि जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो एक लेयर है जो कि हमारे अर्थ के ऊपर से लगी हुई है, और ये लेयर 16 यानी 1600 किलोमीटर तक बड़ी है, मतलब चौड़ी है, उतनी चौड़ी ये है। और इसमें क्या है कि इस एटमॉस्फेयर में भी कई सारे पार्ट होते हैं। वो पार्ट कौन कौन से हैं? वो पार्ट हैं जो हमारे एकदम जो अर्थ सरफेस से स्टार्ट होते हैं, वो है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो क्या है इनमें कि ये चार ये चार पार्ट है एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर खाली एक चीज़ नहीं है, एटमॉस्फेयर में फिर 5 पार्ट आते हैं। वो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो इनमें क्या होता है, जो ये सब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और जो एटमॉस्फेयर है उसमें जैसे 99% मतलब क्लीन रहता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें 78% है, 78% उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, 21% उसमें ऑक्सीजन है, और जो और बहुत सारी गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये जैसी बहुत भी हार्मफुल रेसेस और कुछ भी और सारी रेसेस ये सब भी जो हमारी नाइट्रोजन है उसमें है, एटमॉस्फेयर में है। और इसकी जो हाइट है वो 16,000, ये आपको पहले बता चुका हूँ। अब क्या है कि इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप. The climbers experience problem in breathing due to this decrease in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinder to be able to breathe at high altitude. The temperature also decreases as well, go upwards. The atmosphere exerts pressures on the exerts pressure on the each. This varies from place to place. Some areas experiences high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure
to low pressure moving air is known as wind. अब आप इधर समझिए कि जो एटमॉस्फेयर होती है वो सी लेवल में काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो सी लेवल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो सी लेवल होता है और सी लेवल में ज़्यादा होती है, और जब हम लोग प्लेन एरिया में जाते हैं यानी ऊपर जाते हैं तो वो कम होती जाती है। तो जब भी कोई भी जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, जब वो किसी भी माउंटेन्स या हाइट पे चढ़ते हैं तो उनको फिर ब्रीदिंग यानी सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उनको परेशानी होती है। वो एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ पे सांस लेने में काफ़ी वो दिक्कत हो रही है, और वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो जाता है एटमॉस्फेयर के, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर के बाद वहाँ टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और कहीं कहीं इसी जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कहीं ज़्यादा जो प्रेशर होता है हवा का वो फेस करा जाता है, और कहीं कहीं बहुत ही कम जो प्रेशर होता है हवा का वो फील करा जाता है। और इसमें एक और चीज़ है कि तो जो प्रेशर फील करा जाता है उसमें क्या होती है, जो हवा होती है वो मूव करती है। तो जो मूविंग एयर होती है उसे हम लोग एयर ना कहते हैं, विंड कहते हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा बाकी छोटी क्लासेस में कि जो एयर होती है वो एक जगह रखी रहे, मतलब कि एक जगह जो एयर है वो एयर होती है, मतलब कि एक जगह जो हवा होती है, और जो हवा मूव कर रही होती है यहाँ से वहाँ जा रही होती है वो कौन सी हवा होती है? वो हवा होती है विंड, उसे विंड कहते हैं, यानी मूविंग एयर को हम लोग विंड कहते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था एटमॉस्फेयर ये तो ख़त्म हो गया। जो हमारा अब एक और टॉपिक है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ, तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को इसका जो वो है हेडिंग है उसी से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि द बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, यानी कि बायोस्फीयर ऐसा डोमेन जो कि लाइफ का डोमेन है, यहाँ पे जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। एटमॉस्फेयर में आप कोई रह कर तो जिंदा नहीं रह सकता, पहाड़ों में रहकर कोई जिंदा नहीं रह सकता, नदी में रह कर के कोई जिंदा नहीं रह सकता पानी के अंदर। तो जो बायोस्फीयर होता है वो होता है डोमेन ऑफ लाइफ। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो बायोस्फीयर होता है उसमें हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों चीज़ें होती है जिस वजह से वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। अब यहाँ पे देखिए ये एलिफेंट है, एलिफेंट के बगल में एक पॉन्ड है और एक रिवर भी है, और जहाँ वो खड़ा वो लिथोस्फीयर है, ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिक्सचर जो होता है जो द मिक्सचर ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी सब चीज़ों का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? बायोस्फीयर होता है। तो यहीं पे जो लाइफ होती है वो सपोर्ट करती है। तो इसके बारे में कुछ लिखा भी है, तो चलो उसे भी पढ़ लेते हैं। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज इन द जोन दैट life that is unique to this planet exists. There are several species of organisms that vary in size, from microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. अब इधर समझिए, जो बायोस्फीयर होता है वो एक नैरो जोन होता है जहाँ पर जितने भी वो होते हैं, क्या जितने भी स्फीयर्स होते हैं, यानी आपको पहले बताया था हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों का जहाँ पर भी मिक्सचर बनता है वो जो नैरो जोन होता है वही होता है बायोस्फीयर। उसमें क्या होता है कि बायोस्फीयर में लाइफ जो होती है वो पॉसिबल होती है। ये आपको मैंने अभी बताया ही था, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, इससे लेकर बड़े बड़े मैमल्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, इन सब ये सब जो जितने भी ये जो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस हैं, ये सारी जो लिविंग बीइंग्स हैं, ये सब यहाँ पर पॉसिबल है, ये सब यहाँ पर रह सकते हैं। तो इनके लिए यहाँ पे लाइफ सपोर्टेबल है, यहाँ पे लाइफ सपोर्ट करता है, इसलिए बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल है। The organism in the biosphere may broadly be divided into plants kingdom and the animal kingdom.
The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forest for fulfilling our needs of wood or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural climatics like earthquake. For example, there could be a submergence of land, as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It's also damage other forms of life. अब इधर से मुझे आप लोग की जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बायोस्फीयर में होते हैं, वो सब डिवाइड होते हैं उनके किंगडम्स में, जैसे कि बर्ड किंगडम, एनिमल किंगडम। तो ये जो 3 डोमेन्स होते हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि जो बायोस्फीयर बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो फॉरेस्ट है उसकी हम लोग कटिंग करते हैं, काटते हैं जंगलों को, पेड़ों को, तो उससे क्या होती है, हमारी जो वुड की होती है, लकड़ी की जितनी भी ज़रूरत होती है वो फुलफिल होती है। और जैसे कि वुड हो गया, फिर हम लोग जो सॉइल होते हैं और जो जितने भी सब वीड्स होते हैं इन सबको काटते हैं, सॉइल को बराबर करते हैं और फिर उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, जिससे जो वीट होता है वो सब हम लोग को हमारी नीड को फुलफिल करता है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी जब बारिश आ जाती है या कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन ख़राब हो जाती है जैसे अर्थक्वेक, तो उसमें क्या होता है कि जो अर्थक्वेक है उससे हमारी जितनी भी लाइफ होती है उनमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है। अब देखिए, जैसे पेड़ है, उसमें पेड़ सब गिर गए और वो सारे पेड़ गिर के कहाँ गए, वो सारे जब पेड़ गिरे तो वो सब बह गए नदी, रिवर, लेक, पॉन्ड्स में, इनमें। तो उनका जितना भी वेस्ट हुआ ये सब नदी पॉन्ड्स में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो बहुत सारे जो लाइफ के जो भी लाइफ ऑफ फॉर्म्स हैं वो काफ़ी डैमेज होंगे। तो ये सब बहुत सारे और डैमेज भी उन्हें पहुंचते हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। Carbon dioxide (CO2) is an important constituent of air. By increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature. This is termed as global warming. There is thus a need to limit the use of resource of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, atmosphere, and the hydrosphere. तो अब इधर देखिए, समझते हैं कि जो इंडस्ट्रीज में जितना भी एमिशन होता है उससे क्या होता है कि जितनी भी थर्मल पावर्स होती है, प्लांट जो कि कितने भी सारे प्लांट्स लगते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स चलते हैं, ये सब क्या पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, पॉल्यूशन निकालते हैं। इससे जो हमारी एयर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है, जिससे क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे एयर के, जो कि जो अमाउंट है जो पॉल्यूशन है ये जाता है, और जो CO2 है इसकी जो इंक्रीजिंग बहुत हो जाती है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में जितना भी इंक्रीमेंट होता है CO2 का, वो सब पॉल्यूशन की वजह से होता है। और अगर CO2 बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और इस ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करने का एक टर्म दी गई है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग वो होती है कि जैसे आप लोग समझ रहे हैं, ग्लोबल मतलब ग्लोब मतलब हमारी अर्थ, वॉर मतलब गरम, वार्मिंग यानी हमारी अर्थ गरम, हमारी अर्थ का गर्म होना। तो जब जो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो जब गर्म हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है। और इनको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, जितने भी जो स्फीयर्स हैं इनको जितनी भी नीड है वो उन रिसोर्सेज का उतना ही यूज़ करके, यानी कि जितना हम लोग को ज़रूरत है हम लोग उसको उतना ही यूज़ करें, ना कि उससे ज़्यादा यूज़ करें। वो कैसे डोमेन्स में? ऐसे इधर देखिए, जैसे कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जैसे हम लोग को थोड़ी देर
के लिए कोई भी कार या जनरेटर चालू करना है तो उससे जो धुआं निकलेगा उसे तुरंत बंद कर दें। लेकिन अगर हम बंद नहीं कर रहे हो, चल ही रहा है, तो जो पॉल्यूशन है वो हमारे एयर में जाएगा और हमें उसको काफ़ी पॉल्यूटेड करेगा। फिर क्या है, थर्ड हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में क्या है, हाइड्रोस्फेयर में क्या है, पानी। अब हम लोगों ने जैसे जो हमारा टैप होता है नल, उसे हम लोगों ने खुला ही छोड़ दिया। अब क्या होगा, जो रिसोर्स है हाइड्रोस्फेयर, वो तो बहता चला जाएगा, फिर वापस तो वो आएगा नहीं। तो इसलिए हमको इसको भी नहीं करना चाहिए कि टैप खुला छोड़ के चले जाए। फिर क्या है, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या आते हैं, जैसे ट्रीज आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, इन सबको हम लोग काटते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पॉल्यूशन होता है वो भी, पॉल्यूशन मतलब कि बचाने के लिए जो ट्रीज होते हैं वो नहीं हो पाता, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती है और हम लोग को ऑक्सीजन के लिए भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम लोग को इनको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए और जितनी नीड है उतना यूज़ करना चाहिए। तो ये जो हमारा टॉपिक था बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, ये भी ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, वो भी ख़त्म हो चुका है। इसकी जो इस चैप्टर की जितनी जो भी एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।